लाखों सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी होती है, यह कौन तय करता है? दरअसल ये एक मोटी सी नियम की किताब से तय होता है। तो आज हम इसी किताब को खोलेंगे और समझेंगे केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के कुछ जरूरी पहलुओं को। तो क्या ये सब बस किस्मत पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था है, एक पूरा सिस्टम है जो इन नियमों के रूप में हमें सुरक्षा और एक तरह की स्थिरता का भरोसा देता है। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा आसान बनाते हैं। हमने इसे 5 सीधे साधे हिस्सों में बांट दिया है। हम नियम पुस्तिका के एकदम बेसिक बातों से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी से जुड़े क्या नियम हैं। अच्छा, तो ये जो नियम हैं, इन्हें भारत सरकार ने बनाया है और यही नियम केंद्र सरकार के सिविल सेवकों के लिए पेंशन और दूसरे फायदों की कानूनी बुनियाद है। मतलब ये सिर्फ कुछ कागज नहीं है, बल्कि ये हजारों लोगों के भविष्य की सुरक्षा का आधार है। ठीक है, तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, ये नियम आखिर लागू किस किस पर होते हैं? यहाँ पर नियम 2 के हिसाब से ये तारीख सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप इसे एक तरह का पहला फिल्टर समझ सकते हैं जो ये तय करता है कि कौन पुरानी पेंशन स्कीम के दायरे में आएगा। जो लोग इस तारीख के बाद नौकरी में आए वो आमतौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आते हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि नियम 2 कुछ लोगों को साफ तौर पर इन नियमों से बाहर रखता है, जैसे कि रेलवे कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इन नियमों का दायरा क्या है। चलिए अब अर्हक सेवा यानी क्वालिफाइंग सर्विस को समझते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर किसी की भी पेंशन की पूरी इमारत खड़ी होती है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कितने दिन काम पर बिताए, बल्कि ये उन सभी सर्विस पीरियड्स का जोड़ है जिन्हें पेंशन के लिए गिना जाता है, जिन्हें मान्यता दी गई है। यहाँ पर देखिए, बहुत साफ साफ बताया गया है कि कौन सी सर्विस पेंशन में जुड़ेगी और कौन सी नहीं। जैसे अगर प्रोबेशन पीरियड के बाद नौकरी पक्की हो जाती है तो वो गिना जाएगा, लेकिन 18 साल की उम्र से पहले की गई कोई भी नौकरी इसमें नहीं गिनी जाएगी। देखिए, रिटायरमेंट हमेशा एक ही तरह से तो नहीं होता है ना? कभी कभी हालात अलग होते हैं और ये नियम उन अलग अलग परिस्थितियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं जिनके तहत कोई कर्मचारी रिटायर हो सकता है। तो यहाँ 4 मुख्य रास्ते दिखाए गए हैं। एक है सुपर एन्युएशन पेंशन, जो रिटायरमेंट की तय उम्र पर मिलती है। दूसरी है रिटायरिंग पेंशन, अगर कोई ज़रूरी सर्विस पूरी करने के बाद खुद से जल्दी रिटायर होना चाहे। फिर है इनवैलिड पेंशन, जो मेडिकल कारणों से मिलती है। और चौथी है कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, जो एक सज़ा के तौर पर दी जाती है। अब आते हैं उन शर्तों और नियमों पर जो एक सिविल सेवक पर रिटायर होने और पेंशन लेने के बाद भी लागू होते हैं। जी हां, कहानी यहां खत्म नहीं होती। तो एक बार पेंशन मिलनी शुरू हो गई तो क्या वो हमेशा के लिए पक्की हो जाती है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। नहीं, पेंशन कोई बिना शर्त का अधिकार नहीं है। ये शब्द देखिए, भविष्य का अच्छा आचरण। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, बल्कि ये पेंशन जारी रहने की एक शर्त है। ये इन नियमों की गंभीरता को दिखाता है। और इसी शर्त को लागू करने के लिए नियम 7 में साफ लिखा है, अगर कोई पेंशन पाने वाला व्यक्ति किसी गंभीर अपराध या कदाचार का दोषी पाया जाता है तो सरकार उसके पेंशन लाभों पर कार्रवाई कर सकती है, उसे रोक सकती है या वापस भी ले सकती है। और यहाँ एक और दिलचस्प नियम है। नियम 9 के मुताबिक जो ग्रुप ए के अधिकारी रिटायर होते हैं उनके लिए 1 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। मतलब इस 1 साल के दौरान कोई भी कमर्शियल नौकरी लेने से पहले उन्हें सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है। और हाँ, जब बात संवेदनशील संगठनों जैसे कि खुफिया या सुरक्षा एजेंसियों के आती है तो नियम और भी सख्त हो जाते हैं। नियम 7 कहता है कि ऐसे संगठनों से रिटायर हुए अधिकारियों को संगठन, उसके लोगों या देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी जानकारी छापने से पहले मंजूरी लेनी होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें जानी। पहली, ये नियम ज्यादातर उन कर्मचारियों के लिए हैं जिनकी नियुक्ति 2004 से पहले हुई। दूसरी, पेंशन अर्हक सेवा के आधार पर बनती है। तीसरी, रिटायरमेंट के अलग अलग हालात के लिए नियम है। और सबसे जरूरी बात, पेंशन भविष्य के अच्छे आचरण पर निर्भर करती है और रिटायरमेंट के बाद भी कुछ जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये पूरी व्यवस्था, ये सारे नियम
सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देने और साथ ही देश की अखंडता को बनाए रखने के बीच एक सही संतुलन बना पाते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये इस पूरी पेंशन प्रणाली के दोहरे मकसद को सामने लाता है।